नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे प्लस उसकी इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। गर्मी की शुरुआत के पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीने के पानी की किल्लत से गुजर रही है। लाखों लोग यहां पीने के साफ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारे देश की कुछ मेजर सिटीज़ जो हैं वो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को बहुत बुरी तरह से फेस कर रही हैं, जिसमें बेंगलोर भी शामिल है, महाराष्ट्र की कुछ सिटीज़ हैं और अब पंजाब भी इसमें शामिल होता जा रहा है। तो दोस्तों, इससे हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा टॉपिक सामने आता है जो कि वाटर रिसाइकल का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर रिसाइकल का जो इंडस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो को मल्टीफोल्ड कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों इस इंडस्ट्री में वैल्यू अनलॉक होना भी बाकी है, तो बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% है। और वहीं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो सिर्फ 4%। और अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें वाटर रिसोर्सेज की, तो इंडिया की सिर्फ 1100 क्यूबिक मीटर है, और जबकि ग्लोबली 1700 क्यूबिक मीटर है पर पर्सन। तो दोस्तों, इंडिया एक वाटर डेफिसिट कंट्री की लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि अगर आपके पास 1700 क्यूबिक मीटर पानी पर पर्सन पर कैपिटा नहीं है तो आप वाटर डेफिसिट कंट्री की लिस्ट में आ जाते हैं। और हमारी नीति आयोग ने भी प्रेडिक्ट किया है कि 21 सिटीज़ हमारे देश में ऐसी हो जाएंगी 2030 तक, जो कि ग्राउंड वाटर शॉर्टेज को फेस करेंगी। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो, या फिर कोई बिज़नेस हो, या फिर किसी भी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये थे वो मेन रीज़न जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का वैल्यू अभी अनलॉक होना बाकी है, और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी बहुत सारा बाकी है। तो दोस्तों, इसी इंडस्ट्री का एक स्टॉक हम लाए हैं जिसका नाम है EMS लिमिटेड। ये स्टॉक मेनली वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर काम करता है। तो आज हम इसका पूरा बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे और साथ ही इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे EMS के बिजनेस मॉडल की। पर उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के आइडियाज़ भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के आइडिया भी डिस्कस होते हैं, जैसा कि हमने आपके साथ टाइड वाटर ऑयल और EKC का बिजनेस मॉडल शेयर किया था। टाइड वाटर में हमारा रनअप अच्छा खासा हो चुका है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर आपको अगले टारगेट टाइड वाटर ऑयल के जानने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। दोस्तों, EMS लिमिटेड जो है वो EPC कंपनी है। EPC का मीनिंग अगर हम जाने तो EPC का मीन्स है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। मीन्स अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेयर आता है, उसको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना है, तो दोस्तों ये कंपनी अपना ही इंजीनियरिंग लगाएगी, अपना सामान प्रोक्योर करेगी और उस पर कंस्ट्रक्शन करके पूरा प्लांट बनाकर एक जिसको भी वो प्लांट चाहिए वो उसको हैंड ओवर कर देगी। अगर गवर्नमेंट या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो चाहती है कि इसका ऑपरेशन या फिर इसकी मेंटेनेंस भी वो कंपनी संभाले, तो ये कंपनी वो भी करती है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर दोनों में ही डील करती है। वेस्ट वाटर का तो ये कलेक्शन करती है, ट्रीटमेंट करती है और डिस्पोजल भी करती है, और साथ ही फ्रेश वाटर में ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मान लीजिए कि अगर आपको पानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो ये कंपनी पूरा कंस्ट्रक्शन करके, खड्डे खोद के, पाइपलाइन डिसाइड करके एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुंचाने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है, इसकी खुद की एक कंस्ट्रक्शन टीम है, और इनको ज्यादातर जो ऑर्डर मिलते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बहुत ही कम एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मिल जाते हैं, जो कि जिनकी इंडस्ट्रीज होती है और उनको वाटर जो है ट्रीटमेंट करके दोबारा से रीयूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बिजनेस मॉडल देखा इस कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छा है, और साथ ही आने वाले टाइम में इस कंपनी की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि देश के अलग अलग सेक्टर्स में
पानी की कमी हो रही है तो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उस वाटर को रीयूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वाटर डेफिसिट कंट्री हैं। तो अब हम आते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि कंपनी किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है। तो दोस्तों, इसके पहले पॉइंट में ये बताया कि कंपनी जो है वाटर एंड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स के साथ डील करती है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ जाते हैं। कंपनी इसमें रिजर्वॉयर्स भी बनाती है और साथ ही सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ भी डील करती है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को भी डील करती है। दोस्तों, अब अगर इसके दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी ये ले लेती है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में भी ये डील करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के भी ये डील करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स कमर्शियल, रेजिडेंशियल, पब्लिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, उसमें भी डील करती है और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में भी ये डील करती है। तो दोस्तों, अब अगर इस कंपनी के एक काम का छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए अगर इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या पानी का ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए इनको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। सबसे पहले ये रोड पर खोदेंगे ये गड्ढे। गड्ढे खोदते हुए इनको कुछ पाइपलाइंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स भी मिल सकती हैं, तो उसका उसका इनको कनेक्शन कट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पाइपलाइन डालने के बाद इस उस कनेक्शन को दोबारा से ये जोड़ेंगे और साथ ही उसके ऊपर ये सड़क भी बना कर देंगे। तो ये हो सकता है इनके कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल। तो अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो ईएमएस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 4,680 करोड़ की है और स्टॉक का पीई है 30 का। आरओसी अगर हम देखें तो 30% की है और आरओई देखें तो 23% की। तो काफी हेल्दी आरओसी और आरओई है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 843 रुपए का। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि मार्च 24 में इन्होंने सेल्स की थी 245 करोड़ की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 28% का। वहीं अगर मार्च 24 से कंपेयर किया जाए तो सेल्स है इनकी 190 करोड़ रुपीस की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% का। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च 24 का है 36 करोड़ रुपीस और मार्च 24 का है 47 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा जाए तो इनकी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाएगा अगर, तो मार्च 2020 में इनकी सेल्स थी 326 करोड़ रुपीस, 21 में 331, मार्च 22 में 360 करोड़ और 23 में 538 और 24 में 793। आप देख सकते हैं कि इन लास्ट 3 इयर्स में कितनी डिसेंट ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अब इस सेक्टर के ऊपर जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 22 में 113 करोड़ रुपीस के, 23 में 149 और मार्च 24 में 204 करोड़ रुपीस के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि क्या डिसेंट है, बट लास्ट 3 इयर्स में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 79 करोड़ से लेके 153 करोड़ तक इनके नेट प्रॉफिट इनका बढ़ चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 34% का है और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे 3 इयर्स का तो 28% है। बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व्स इनके देखेंगे तो 743 करोड़ रुपीस के हैं अगेंस्ट द बोरोइंग्स ऑफ 71 करोड़ रुपीस। मींस कंपनी के पास बोरोइंग्स बहुत कम है और रिजर्व्स बहुत ज़्यादा। बट इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो इनका इक्विटी कैपिटल है, जो मार्च 23 में 47 था और मार्च 22 में 12 और अभी मार्च 24 में 56 करोड़ है। मींस कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है फंड रेज करने के लिए। अब आते हैं इनके कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनका अभी नेगेटिव में है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी नेगेटिव है, मींस इन्होंने फंड रेज किया है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 176 करोड़। अब अगर हम इनके अंदर देखें तो कंपनी के रिसीवेबल्स ही -170 करोड़ रुपीस है। मींस कंपनी के पास अभी ये पैसा आना बाकी है और इन्वेंट्री पड़ी है 111 करोड़ रुपीस की। अब हम आते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को खोल के अगर देखें हम तो फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं -32 करोड़ रुपीस। मींस कंपनी जो है एसेट्स को परचेज कर रही है और साथ ही इन्वेस्टमेंट को भी परचेज कर रही है 20 करोड़ की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखें
तो आप देख सकते हैं कि प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, जो हमने बताया था आपको कि इक्विटी कैपिटल इन्होंने अपने जो शेयर्स हैं उनको डाइल्यूट किया है फंड रेज करने के लिए, वो देखिए ये 163 करोड़ रुपीस ये वहीं से आए हैं। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग जीरो और प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब इन्होंने डेट लिया है 25 करोड़ रुपीस का। और नेट कैश फ्लो जो देखे अगर हम, तो वो नेगेटिव में है। रेशोज की अगर हम बात करें तो डेटर डेज जो हैं कंपनी के वो 84 से 112 हो गए हैं, मतलब कि कंपनी के पास थोड़ा पैसा जो है थोड़ा लेट आ रहा है। और कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 84 डेज से 112 डेज हो गए हैं। बट आरओसीई की बात करें तो कंपनी का आरओसीई 30 टू 35% के बीच में लगभग रह रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग कांस्टेंट है, बट एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो गई है। डीआईआई की भी थोड़ी सी कम हुई है बट लगभग कांस्टेंट ही है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बढ़ गया है। अब हम आते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स में अगर हम देखें तो कंपनी की लिस्टिंग अक्टूबर 23 के आसपास हुई थी और वहां से एक शानदार अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, बस बीच में ये करेक्शन आई थी और उसके बाद यह एक शानदार अप ट्रेंड देखिए। अगर हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज क्लस्टर है और वहां पर ये मूविंग एवरेज क्लस्टर को चार्ट ने ऊपर की तरफ काटा और वहां से एक अप मूव देखिए। और ये एक सडन मूव को देखने के बाद आप ये नीचे वॉल्यूम देखिए, जो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर इस शेयर में एक्यूमुलेशन बहुत जोरों शोरों से हुई है। तो दोस्तों अगर आप इस शेयर में अभी बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस लेवल में थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ी सी करेक्शन दिखाता है क्योंकि एक सडन मूव आया है शेयर के अंदर, तो आप 800 के लेवल के आसपास इस शेयर में वेट कर सकते हैं। अगर ये 800 का लेवल दिखाता है तो आप अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी किसी शेयर की टेक्निकल एनालिसिस इतनी ही आसानी से करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज की वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करनी है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही अगर आपको इस शेयर की एनालिसिस हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि दोस्तों इस शेयर